नमस्कार एवरीवन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए विभिन्न विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। इससे पहले इससे पिछली वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने जो है इंटरनेशनल रिलेशन का जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का जो यथार्थवादी सिद्धांत है, उसके बारे में जाना। जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, विश्व प्रणाली सिद्धांत है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, यह थ्योरी जो है इमैनुअल वॉलस्टीन द्वारा प्रतिपादित की गई है। इमैनुअल वॉलस्टीन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को समझने के लिए अपना एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, अपना एक संविधान प्रस्तुत किया, अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको उन्होंने नाम दिया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। विश्व व्यवस्था सिद्धांत क्या है, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के द्वारा इमैनुअल वॉलस्टीन जो है क्या क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में, तो यह हम जानने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बाय इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा विश्व व्यवस्था सिद्धांत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब बटन पर जाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। इससे पहले मैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत को आरंभ करूं, हमें यह जानना आवश्यक है कि विश्व व्यवस्था जो सिद्धांत है वो किन किन परिस्थितियों में जो है उत्पन्न हुआ, उस समय विश्व में कौन सी परिस्थितियां थी। इमैनुअल वॉलस्टीन एक राजनीतिक सिद्धांतकार है, लेकिन मुख्य तौर पर इमैनुअल वॉलस्टीन जिन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी, ये मुख्यतः समाज शास्त्र से संबंधित है। ये मुख्यतः एक सोशोलॉजिस्ट है, ये एक जो है समाज शास्त्री है। इमैनुअल वॉलस्टीन ने एक पुस्तक लिखी थी 1976 में, 1976 में। उस पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड द origin ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी इन 16th सेंचुरी। इस पुस्तक में इन्होंने अपना विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण इमैनुअल वॉलस्टीन ने प्रस्तुत किया था। अब विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण क्या है? तो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण एक व्यापक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है, अर्थात यह जो है सोशोलॉजिकल थ्योरी है सामाजिक परिवर्तन को समझने की, उसके अलावा आर्थिक परिवर्तन को समझने की। तो यह क्या है? एक व्यापक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है जो क्या करता है, यह दृष्टिकोण क्या करता है, यह सिद्धांत क्या करने का प्रयास करता है। जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सिद्धांत है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, यह वर्तमान समय में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो वर्तमान समय का जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वर्तमान समय के जितने भी वर्तमान समय में जो उदारवादी देश है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना रहे हैं, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही फॉलो करते हैं। और पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में जो है प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र का मिश्रण पाया जाता है। तो जो वर्तमान समय की पूंजी व्यवस्था है, इसके विभिन्न डायमेंशन को, इसके विभिन्न आयामों को अध्ययन करने का प्रयास करता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। 1976 में इमैनुअल वॉलस्टीन ने यह पुस्तक लिखी, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। इस पुस्तक में इन्होंने द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक लिखी इमैनुअल वॉलस्टीन ने 1976 में। इस पुस्तक में इमैनुअल वॉलस्टीन अपना विश्व व्यवस्था का सिद्धांत देते हैं।
और 1970 के दशक में यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुई है। 1976 में है तो 1970 का दशक में यह पुस्तक आई है। और 1970 के दशक में इमैनुअल वॉलेस्टीन जैसे राजनीतिक सिद्धांतकार समाजशास्त्री ने यह प्रश्न उठाए, या उस समय जो है 1970 के दशक में बहुत सारे विद्वानों ने यह प्रश्न उठाने आरंभ कर दिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ देश जो है तेज़ी से अधिक विकास कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश अभी भी ये अविकसित है। अर्थात जो इमैनुअल वॉलेस्टीन है, ये एक मार्क्सवादी विचारक भी इनको माना जाता है। मार्क्सवादी जो विचारक है या जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, या कार्ल मार्क्स के विचारों को फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे विचारक मटेरियल थिंग्स, जो भौतिक तत्व है, उन पर बल देते हैं और ये मानते हैं कि जो भौतिक मटेरियल है उसके लिए जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो जो है हमेशा से ही इतिहास में प्रत्येक समाज में विद्यमान रहा है। तो ये जो है विश्व अर्थव्यवस्था को जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते हैं। ये कहते हैं कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो जो है आर्थिक इकोनॉमिक आधार पर जो है विश्व के सभी देश जो है अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर बंटे हैं। वो कहते हैं कि 1970 के दशक में कुछ राज्य जो है अधिक तेज़ी से विकास कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य जो है कम जो है विकास कर रहे हैं या वो अविकसित है अभी। इसके क्या कारण हैं? तो इन कारणों को खोजने के लिए कि कुछ राज्य जो है बहुत अधिक तेज़ी से विकास कर रहे हैं, वो विकसित होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ राज्य अभी भी विकासशील है, वो अभी अनडेवलप्ड है, वो अविकसित है। इसका क्या कारण है? यह कारण खोजने के लिए, इसका उत्तर पाने के लिए उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विश्व प्रणाली सिद्धांत। तो इमैनुअल वॉलेस्टीन ने क्या कहा, जब उन्होंने जो है अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने कारण खोजे कि इसका क्या कारण है कि विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ देश बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, कुछ अभी अविकसित है। तो उन्होंने इनके कारण खोजे और उन्होंने कहा कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है वो विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था है। कहने का क्या अभिप्राय है? उन्होंने कहा कि जो सारा का सारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, विश्व की इकोनॉमी है, विश्व में जितने भी देश है उनकी जो व्यवस्था है, उन्होंने जो है ये माना कि विश्व जो व्यवस्था है वो विश्व अर्थव्यवस्था जो है विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था है। अर्थात विश्व की प्रत्येक देश, इस विश्व व्यवस्था में 210 से 220 देश है, तो इस विश्व व्यवस्था में ये 220 देश आपस में आर्थिक आधारों पर जुड़े हुए हैं। अर्थात ये देश आपस में व्यापार करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था का अभिप्राय उन्होंने बताया कि ये देश जो है आपस में जो है जुड़े हुए हैं। तो उनका कहना क्या था, जो इन देशों के बीच जो व्यापार होता है, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो व्यापार होता है या अविकसित देशों के बीच जो व्यापार होता है, वो व्यापार का जो उनमें संबंध है, वो व्यापार का संबंध जो है शोषणकारी है, वो एक्सप्लॉइटरी है। कहने का अभिप्राय क्या है उनका? उनका कहने का अभिप्राय है कि विश्व व्यापार के संबंध में जितने भी जो है नीति निर्माण या नियम बनाए गए हैं, वो सारे के सारे नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि वो विकसित देशों को अधिक से अधिक मुनाफा प्रदान करते हैं और जो अविकसित और विकासशील देश है उनको जो है नुकसान पहुंचाते हैं, अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये उनके जो है सिद्धांत का निष्कर्ष है। वो कहते हैं कि विश्व में जो देश है वो 3 भागों में बंटे हैं, केंद्र, परिधि और अर्धपरिधि। तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण इमैनुअल वॉलेस्टीन। कि इमैनुअल वॉलेस्टीन जो है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण, विश्व प्रणाली व्यवस्था के बारे में वो अपने क्या विचार देते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने याद रखनी है, जो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण है वो इमैनुअल वॉलेस्टीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए एक दृष्टिकोण दिया गया है, एक सिद्धांत दिया गया है। इसमें उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो है अध्ययन करने का प्रयास किया है। और उस अध्ययन में उन्होंने क्या अध्ययन करने का प्रयास किया कि यदि विश्व में 1970 के दशक में कुछ देश जो है अधिक तेज़ी से विकास कर रहे हैं, जैसे अमेरिका है, उसके अलावा जो है फ्रांस है, यूके हैं, तो ये लोग अधिक तेज़ी से विकास कर रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका, लैटिन अमेरिका
या जो है साउथ एशिया, एशिया की बहुत सारी कंट्री जो है दिन प्रतिदिन जो है शोषण का शिकार हो रही थी। तो उन्होंने इन कारणों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो जो इमैनुअल वॉलेस्टीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण दिया गया, यह विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है आया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है विभिन्न विषयों के सिद्धांतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का प्रयास किया गया। अर्थात दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर आप व्यवहारवादी अध्ययन को देखेंगे तो व्यवहारवादी अध्ययन ने अंतःशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का प्रयोग किया। तो अंतःशास्त्रीय अध्ययन में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने दूसरे विषयों की विधियों, दूसरे विषयों के मेथड, दूसरे विषयों के सिद्धांतों के द्वारा राजनीति विज्ञान की समस्याओं का अध्ययन करना प्रारंभ किया। क्योंकि जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, इसमें जो सिस्टम है, इसमें जो व्यवस्था नामक शब्द है, यह व्यवस्था जो है जीव विज्ञान से आई है, यह बायोलॉजी से आई है। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है सिस्टम थ्योरी जो है जीव विज्ञान में आई थी, बायोलॉजी में आई थी, वहाँ से ये पॉलिटिकल साइंस में आई है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है विभिन्न विभिन्न राजनीतिक विद्वानों ने यह समझने का प्रयास किया अंतःशास्त्रीय पद्धति द्वारा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। और विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण का जो मुख्य उद्देश्य था विज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसरण का प्रयोग करते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं को सुलझाना था। तो यह जो दृष्टिकोण इमैनुअल वॉलेस्टीन ने प्रस्तुत किया था, इसका मुख्य उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो राजनीतिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का उत्तर खोजना, उनको सुलझाने के लिए प्रयास करना जो है इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था, मुख्य एम था। इससे पहले कि हम विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण को पढ़े जाने, सबसे पहले हमें जो है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण में व्यवस्था शब्द को समझना पड़ेगा। जो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण है, इसमें हमें जो है व्यवस्था शब्द को समझना पड़ेगा कि व्यवस्था क्या होती है, सिस्टम क्या होती है। क्योंकि अगर आप शब्द को देखेंगे तो पहले जो है विश्व लगा है, फिर व्यवस्था लगी है, फिर दृष्टिकोण लगा हुआ शब्द। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम होता क्या है, व्यवस्था होती क्या है, इसको जानते हैं। फिर हम जो है विश्व व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे, फिर हम जो है इस दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करेंगे। तो व्यवस्था क्या होती है या सिस्टम क्या होता है? तो व्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी संरचना से है। व्यवस्था क्या होती है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी संरचना होती है जो एक निश्चित परिवेश में काम करती है, जो एक निश्चित एनवायरनमेंट में काम करती है। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस व्यवस्था एक ऐसी संरचना होती है जो एक निश्चित परिवेश में, एक निश्चित एनवायरनमेंट में काम करती है। और इस संरचना, ये जो व्यवस्था है, ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके कुछ एक निश्चित काम होते हैं। इस जो है संरचना के कुछ एक निश्चित काम होते हैं तथा संरचना का प्रत्येक अंग एक निश्चित कार्य करता है। और जो संरचना है उसका प्रत्येक अंग जो है एक निश्चित काम करता है। तो मैंने आपको कहा था कि जो व्यवस्था सिद्धांत है यह जीव विज्ञान से आया था, बायोलॉजी से आया था, जीव विज्ञान से आया था। तो व्यवस्था क्या है? जैसे जीव विज्ञान में एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत दिया। तो उन्होंने कहा जैसे जीव विज्ञान है तो यह जीवों से संबंधित है, जीव जंतुओं से संबंधित है। तो उन्होंने उदाहरण लिया, किसी जो है भेड़ का उदाहरण लिया, किसी जो है शिप का उदाहरण लिया। उन्होंने कहा भेड़ है, उन्होंने कहा भेड़ भी एक व्यवस्था है। भेड़ व्यवस्था कैसे है, भेड़ सिस्टम कैसे है? अब देखो, भेड़ जो है सिस्टम है, भेड़ की आइज़ जो है वो उसकी संरचना है।
भेड़ एक सिस्टम है, उसकी संरचना क्या है? भेड़ की आँखें, और उन आँखों का एक स्पेशलाइज्ड काम है, वो है देखना। उसने कहा भेड़ का नाक होता है और इसका स्पेशलाइज्ड काम है सूंघना, टांगे हैं, टांगों का काम है चलना, और भेड़ जो है एक निश्चित वातावरण में, एक निश्चित पर्यावरण में वह रहेगी, जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, वहाँ पर वह जो है सर्वाइव करेगी। अगर आप बिल्कुल ही ठंडे में भेड़ को डाल देंगे जहाँ पर वो अपने आप को जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो वह व्यवस्था शटर हो जाएगी। तो उसने कहा कि यदि भेड़ की आंख को आप निकाल दें तो व्यवस्था चलेगी, भेड़ चलेगी। यदि आप एक टांग को निकाल दें तब भी व्यवस्था चलेगी, लेकिन अगर आप भेड़ का हार्ट निकाल दें, यदि उसका दिल निकाल दे, तो जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वह पूरा का पूरा सिस्टम जो है ठप हो जाएगा। अब देखो, यह व्यवस्था जो सिद्धांत है यह जीव विज्ञान में दिया गया था। अब जीव विज्ञान से अंतः शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करके, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का प्रयोग करके यह सिद्धांत वहाँ पर दिया गया था, लेकिन उस सिद्धांत को इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के तहत जो है पॉलिटिकल साइंस में यूज किया गया। कैसे? जैसे राजनीति विज्ञान में एक वैज्ञानिक हुए हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने सिस्टम अप्रोच सबसे पहले दी है। तो डेविड ईस्टन ने कहा जिस प्रकार जो है भेड़ का पूरा शरीर एक सिस्टम है, उसकी संरचनाएं हैं, उनका स्पेशलाइज्ड काम है, उन्होंने कहा हमारा समाज भी एक क्या है? व्यवस्था है। हमारा पूरा का पूरा समाज, हमारा पूरा देश एक सिस्टम है, एक राजनीतिक संरचना है, वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, और इस पॉलिटिकल सिस्टम के अपने अपने अंग है। जैसे भारत देश की एक सरकार है, प्रधानमंत्री है, वो एक संरचना है। सरकार के 3 अंग है, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इन अंगों के अपने अपने मुख्य काम है। विधान पालिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम उन कानूनों को लागू करना है, न्यायपालिका का काम उन कानूनों के अनुसार जो है आगे जो है व्याख्या करना है, निर्णय देना है। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भीड़ एक व्यवस्था है, उसी प्रकार पूरा का पूरा राजनीतिक जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, यह भी एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था की राजनीतिक संरचनाएं हैं, वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री का मुख्य काम है, उनके अपने अलग काम है, राष्ट्रपति के स्पेशलाइज्ड काम है। तो उन्होंने कहा कि यह पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो भारत के एनवायरनमेंट के अनुसार बना है, भारत के परिवेश के अनुसार बना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के पर्यावरण के अनुसार बना है। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जो है यह जीव विज्ञान से लिया गया जो है पद्धति है, जिसको राजनीति विज्ञान में यूज़ किया। तो व्यवस्था जो है किसी परिवेश में काम करती है। व्यवस्था वह जो है संरचना है जिसकी कुछ एक निश्चित इकाइयाँ होती है, और वो इकाइयाँ जो है एक निश्चित परिवेश में काम करती है। तो जो व्यवस्था दृष्टिकोण है वो सबसे पहले 1920 के दशक में, ये मैंने आपको बता दिया, जो जीव वैज्ञानिक थे लुडविग बॉन वाटरलैम्फी ने जो है बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जो है इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, व्यवस्था सिद्धांत दिया था, और उनके इस सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में रॉबर्ट के मर्टन तथा जो है मॉर्टन कम्पलान जो है यूज़ करते हैं। और वो कहते हैं कि विश्व व्यवस्था क्या है या व्यवस्था क्या है? वो कहते हैं व्यवस्था संरचनाओं का समूह है, इन संरचनाओं का आपस में संबंध पाया जाता है। तो वो क्या कहते हैं निष्कर्ष में? व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जो है संरचनाओं का समूह है। यह जो है संरचनाओं मीन्स स्ट्रक्चर का यह समूह है। और संरचनाएं क्या है? उदाहरण के लिए आप महाविद्यालय को ले लो, कॉलेज को ले लो। कॉलेज भी एक व्यवस्था है, कॉलेज भी एक सिस्टम है। उस कॉलेज सिस्टम में विद्यार्थी उसका अंग है, टीचर उसका अंग है, स्कूल की बिल्डिंग उसका एक मुख्य अंग है, कॉलेज की बिल्डिंग उसका एक मुख्य अंग है। महाविद्यालय में विद्यार्थी का अपना काम है पढ़ाई करना, टीचर का अपना काम है बच्चों को पढ़ाना। अगर जो है महाविद्यालय में बच्चे नहीं होंगे तो टीचर भी नहीं होंगे, और महाविद्यालय की जो पढ़ाई है वो एक निश्चित एनवायरनमेंट में होती है। तो जिस प्रकार महाविद्यालय एक व्यवस्था है, उसी प्रकार जो है व्यवस्था सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में जो पूरा का पूरा समाज है वह भी एक सिस्टम है, और उस सिस्टम की अपनी अपनी संरचनाएं हैं। तो ये था व्यवस्था क्या है। अब हम जानते विश्व व्यवस्था क्या है। जिस प्रकार जो है व्यवस्था है, व्यवस्था का उदाहरण मैं देता हूँ। जिस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था, भारत एक राजनीतिक
व्यवस्था है। लेकिन विश्व व्यवस्था क्या हुई, वर्ल्ड सिस्टम क्या हुआ? वर्ल्ड सिस्टम का अर्थ, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम का अर्थ क्या हुआ? वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम में विश्व के 210 देश ही आएंगे। जिस प्रकार भारत एक जो है पॉलिटिकल सिस्टम है, अमेरिका एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जापान एक पॉलिटिकल सिस्टम है, फ्रांस एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इसी प्रकार 210 देशों का अपना एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को विश्व व्यवस्था का नाम दिया जाता है। अब विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का क्या अर्थ है, इसको जानने का प्रयास करते हैं कि इमैनुअल वॉलेस्टीन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का क्या अर्थ देते हैं। तो विश्व व्यवस्था जो सिद्धांत है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का एक महत्वपूर्ण जो है समाज शास्त्रीय सिद्धांत है। अर्थात जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का समाज शास्त्रीय में सोशोलॉजी से लिया गया सिद्धांत है, समाज शास्त्रीय सिद्धांत है, जिसमें विश्व व्यवस्था को पूंजीवादी जो है आर्थिकता की गतिशीलता, इस दृष्टिकोण के द्वारा क्या देखने का प्रयास किया जाता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसमें जो आर्थिकता, आर्थिकता मीन्स जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी की गतिशीलता है, गतिशीलता के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात इमैनुअल वॉलेस्टीन कहते हैं कि जो वर्तमान जो विश्व है, वर्तमान जो राजनीतिक विश्व है, यह आर्थिक जो है विश्व है, यह जो है इकोनॉमिक जो है वर्ल्ड है। अर्थात इस राजनीतिक विश्व में विश्व की जो विभिन्न इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए वो विश्व व्यवस्था को विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था की संज्ञा देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम का नाम देता है। विश्व व्यवस्था को विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था की संज्ञा देता है कि विश्व की ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था है, वो आपस में जुड़ी हुई है, व्यापार के आधार पर उनमें व्यापार होता है। और विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय जो है संबंध में इमैनुअल वॉलेस्टीन द्वारा प्रयोग किया गया है। इमैनुअल वॉलेस्टीन ने विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया। और इमैनुअल वॉलेस्टीन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि विश्व जो व्यवस्था दृष्टिकोण है, विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार जो है सामाजिक जो है अध्ययन के लिए पूर्ण विश्व को एक मौलिक इकाई के रूप में माना है। तो इस अप्रोच ने क्या किया, इस दृष्टिकोण ने क्या किया, यह एक जो है बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। इसने सारे के सारे विश्व को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। तो इसको जो है मैक्रोलॉजिकल या मैक्रो सोशोलॉजिकल अप्रोच इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं को अपने अध्ययन का मुख्य केंद्र माना, ना कि इस अप्रोच ने किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, बल्कि इसने सभी देश की अर्थव्यवस्थाओं का या सभी देशों के जो आपस में जो अर्थव्यवस्था में व्यापार की जो आपस में संबंध है, उन सभी संबंधों का जो है इसने अध्ययन किया। और यह दृष्टिकोण मानता है, अर्थात विश्व दृष्टिकोण जो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण है, वह यह मानता है कि विश्व जो है राष्ट्र राज्यों में विभाजित है। अर्थात विश्व जो है नेशन स्टेट में विभाजित है। अर्थात विश्व में प्रत्येक राज्य स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है, पाकिस्तान स्वतंत्र है, अमेरिका स्वतंत्र है, जापान स्वतंत्र है, फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो है राष्ट्र है, और ये जो विश्व है इन राष्ट्रों में विभाजित है। अतः विश्व के उचित ढंग से अध्ययन को विश्व व्यवस्था विश्लेषण द्वारा ही संभव किया जा सकता है। और कहते हैं कि यदि विश्व व्यवस्था का हमने जो है एनालिसिस करना है, यदि हमने विश्व व्यवस्था का अध्ययन करना है, तो उसके लिए यही सही पद्धति है, यही सही तरीका है कि विश्व व्यवस्था को जो है संपूर्ण विश्व को जो है इसमें लिया जाना चाहिए। तो जो मुख्य समर्थक है विश्व व्यवस्था
दृष्टिकोण के वो इमैनुअल वॉलेस्टीन है। इमैनुअल वॉलेस्टीन ने जब अपना अध्ययन किया तो उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विश्व अर्थव्यवस्था में ये जो देशों में आपस में व्यापार हो रहा है, इन व्यापार की शर्तें जो है विकसित देशों के अनुकूल है और विकासशील देशों के जो है प्रतिकूल है। अर्थात ये जो व्यापार की शर्तें बनाई गई है ये विश्व के विकसित देशों को जो है ये लाभ पहुंचा रही है, उनकी अर्थव्यवस्था और अधिक जो है विकसित होती जा रही है, जबकि विकासशील देशों की इकोनॉमी को ये जो है नुकसान पहुंचा रही है। अर्थात विकास और जो अर्थव्यवस्था में जो व्यापार की शर्तें हैं वो इस प्रकार बनाई गई है कि जिससे जो है इन देशों का जो है नुकसान होता है और विकसित देशों का फ़ायदा होता है। तो जो परिभाषा दी गई है व्यवस्था की, सबसे पहले जो है बटर लैम्फी ने दी है। बटर लैम्फी कहते हैं व्यवस्था जो है अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह है। अर्थात सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर जो तत्व है, व्यवस्था के अंदर जो तत्व है, एलिमेंट है, स्ट्रक्चर है, उनका जो है आपस में क्रियाशील जो है संबंध है, उनका समूह है क्रियाशील तत्वों का। जो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण है या विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण का जो है चित्र बताया गया है। जैसे उदाहरण के लिए ये पूरा का पूरा एक विश्व है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक विश्व है। इस विश्व में ये छोटे छोटे ये जो रेड रेड कलर के ये जो है विश्व व्यवस्था की 200 देश है। ये मान लो ये भारत है, ये मान लो पाकिस्तान है, ये यूएसए है, ये चीन है, ये फ्रांस है। ये सारा का सारा विश्व जो है एक व्यवस्था है। ये जो गोला है ये सारा का सारा विश्व एक व्यवस्था है। और इसकी संरचनाएं क्या है, इसकी इकाइयां क्या है, इसकी जो पॉलिटिकल यूनिट है या इसके जो पॉलिटिकल यूनिट है, जैसे भारत है, भारत इसकी एक संरचना है, भारत की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, एक राजनीतिक व्यवस्था है। तो जो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण है इसमें अभी हमने सिर्फ यही जाना कि विश्व व्यवस्था है क्या। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के रूप में जो व्यवस्था दृष्टिकोण इमैनुअल वॉलेस्टीन ने दिया वो क्या है। अब हम मुख्य रूप से वो सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं जो इमैनुअल वॉलेस्टीन ने 1976 में अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में दिया है। तो इमैनुअल वॉलेस्टीन क्या कहते हैं, विश्व व्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अर्थात जो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण है, जो विश्व प्रणाली दृष्टिकोण है, विश्व प्रणाली सिद्धांत है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अप्रोच है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण थियरी है। इसमें क्या किया जाता है, यह दृष्टिकोण इमैनुअल वॉलेस्टीन द्वारा दिया गया जो इस प्रकार है। अर्थात यह जो दृष्टिकोण है यह इमैनुअल वॉलेस्टीन द्वारा दिया गया और जो अजम्पशन, जो सिद्धांत वो प्रस्तुत करते हैं वो जो है क्या क्या है। तो सबसे पहले जब इमैनुअल वॉलेस्टीन जो है विश्व अर्थव्यवस्था अर्थात विश्व की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इकोनॉमीज़ है, चाहे वो भारत है, पाकिस्तान है, यूएसए हैं, फ्रांस है, यूके हैं, विश्व के सभी देशों का अर्थव्यवस्थाओं का वह अध्ययन करता है। तो उसके आधार पर वह कुछ एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो वॉलेस्टीन कहते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने जो है व्यवस्था विश्लेषण का प्रयोग मार्क्सवाद के अंतर्गत किया है। परिधि के जो निर्माण का सिद्धांत है उन्होंने यह बताया कि जो है परिधि का शोषण होता है। तो वॉलेस्टीन ने क्या किया, उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत को मार्क्सवाद के जो है सिद्धांत से प्रेरित होकर उन्होंने लिया, क्योंकि मार्क्सवाद जो है वो भौतिक तत्वों को प्रमुखता देता है और उनका मानना है कि भौतिक तत्वों के लिए अर्थात जो मटेरियल चीज़ें हैं उनके लिए मनुष्य जो है इतिहास के प्रत्येक काल से ही संघर्ष करता आ रहा है। जिस प्रकार जो है आदिम साम्यवादी युग था तो उसमें जो है स्लेव और मास्टर का कॉन्सेप्ट था, फ्यूडल जो है लैंडलॉर्ड और टीनेट्स होते थे उनके बीच जो है संघर्ष होता था, फिर जो है दास और मालिक के बीच जो है, और वर्तमान समय में वो कहते हैं कि जो पूंजीवादी ठेकेदार है और मजदूरों के बीच संघर्ष है। तो जो वॉलेस्टीन है वो कहते हैं कि उन्होंने विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण जो है अपनी पुस्तक जो है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम नामक पुस्तक में उन्होंने यह दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने विश्व व्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी, जो मैं पहले रिपीट कर रहा था। इमैनुअल वॉलेस्टीन ने विश्व व्यवस्था को, जो वर्ल्ड सिस्टम है, जो वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम की संज्ञा दी। अर्थात उन्होंने
कहा कि जो विश्व की राजनीतिक इकाइयां हैं, राजनीतिक देश है, वो आर्थिक अर्थव्यवस्था के आधार पर, व्यापार के आधार पर आपस में जुड़े हुए हैं। और वॉलस्टीन का क्या मानना है? वॉलस्टीन के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी है। यह जो वर्तमान विश्व व्यवस्था है, यह जो है कैसी है? यह पूंजीवादी है, यह कैपिटलिस्ट है। वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था के राज्यों को आर्थिक आधार पर, वॉलस्टीन ने जो विश्व अर्थव्यवस्था में जो राज्य हैं, अर्थात जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें जो राज्य है, उनकी अर्थव्यवस्था के आधार पर, उनकी इकोनॉमी के आधार पर वॉलस्टीन जो है विश्व अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। वो कहते हैं कि ये है विश्व अर्थव्यवस्था। ये जो है क्या है? पूरी की पूरी, ये जो पूरी की पूरी विश्व व्यवस्था है, ये विश्व अर्थव्यवस्था का इसको वो नाम देते हैं वॉलस्टीन। और वो कहते हैं कि इस विश्व व्यवस्था में 3 प्रकार के राज्य पाए जाते हैं, 3 प्रकार के राष्ट्र राज्य पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले वो कहते हैं केंद्र के राज्य, या जिनको वो विकसित राज्य कहते हैं। वो कहते हैं कि इस विश्व व्यवस्था के केंद्र में, इस विश्व व्यवस्था के केंद्र में, यहाँ पर इस विश्व व्यवस्था के केंद्र में विकसित राज्य पाए जाते हैं। अर्थात ये जो विश्व अर्थव्यवस्था है, इसके केंद्र में विकसित राज्य पाए जाते हैं। जिस प्रकार अमेरिका है वो केंद्र में पाया जाता है, उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, ये सारे के सारे राज्य विश्व व्यवस्था के केंद्र में पाए जाते हैं। दूसरा वो कहते हैं अर्धपरिधि या सेमी पेरिफेरी, इसको अर्धपरिधि को वो सेमी पेरिफेरी भी कहते हैं, कम विकसित देश। तो वो कहते हैं कि जो अर्धपरिधि है ये यहाँ पर ये वाले जो हैं, ये देश, ये सारे के सारे देश जो है अर्धपरिधि में पाए जाते हैं, जहाँ पर ये नीली नीली लाइनें लगी है। तो अर्धपरिधि में केंद्र में विकसित देश होंगे, अर्धपरिधि में कम विकसित देश पाए जाते हैं। अर्थात जो विकसित देशों से थोड़े कम विकसित है, वो जो है वो देश पाए जाएंगे अर्ध परिधि में। और तीसरी वो बात करते हैं परिधि। तो परिधि, ये जो बाहर जो छोटे छोटे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले बिंदु, ये जो बाहर इस लाइन से बाहर जितने देश होंगे तो वो परिधि कहलाएगी। और परिधि में जो है, परिधि में विकासशील देश आएंगे। परिधि में कौन से देश आएंगे? परिधि में जो है विकासशील देश आएंगे। तो परिधि कौन सी है? ये बाहर वाला जो एरिया है। तो परिधि में वो कहते हैं कि कोर में जो है विकसित राष्ट्र हैं, और अर्ध परिधि में जो है जो कम विकसित देश है वो आते हैं, और परिधि जो पेरिफेरी है बाहर, पेरिफेरी में जो है विकासशील देश आते हैं। ये उन्होंने जो है विश्व व्यवस्था का जो है चित्रण किया कि अर्थव्यवस्था, जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसमें जो राज्यों का संबंध है आपस में, उसके आधार पर उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा है। अब वो बताएंगे कि इन जो 3 भागों में बांटे गए राज्य है, जो विकसित राज्य है वो जो है कम विकसित राज्यों का और विकासशील राज्यों का आर्थिक आधार पर किस प्रकार शोषण करते हैं, जिससे विकसित देशों का विकास होता है, और कम विकसित और जो बिल्कुल ही विकासशील देश है उनका शोषण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले वॉलस्टीन कहते हैं, वॉलस्टीन बोलते हैं कि जो विश्व व्यवस्था है उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में इन राज्यों का जो आपस में संबंध है, अर्थात ये जो मॉडल आप लोगों को बताया गया, ये इन राज्यों का आपस में जो संबंध है, परिधि अर्धपरिधि का जो आपस में संबंध है, इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि इनका जो आपस में आर्थिक व्यापारों का संबंध है वो शोषणकारी है। वो आपस में क्या है? वह संबंध जो है आपस में शोषणकारी होता है, क्योंकि केंद्र के देशों द्वारा अर्धपरिधि का शोषण किया जाता है, केंद्र के देशों द्वारा अर्धपरिधि और परिधि के देशों का शोषण होगा, और जो अर्धपरिधि के देश है शोषण होता है, और जो अर्धपरिधि के देश है वो परिधि के देशों का शोषण करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि इस विश्व व्यवस्था में जो ये केंद्र के देश है, ये केंद्र के देश व्यापार के आधार पर इन देशों का शोषण करते हैं। ये जो अर्धपरिधि के देश है इन देशों का शोषण करते हैं, और ये जो अर्धपरिधि के देशों के शोषण के साथ साथ ये इन देशों का शोषण भी करते हैं, ये परिधि के देशों का शोषण भी करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। और उसके बाद जो परिधि के देश है वो भी अर्धपरिधि के देशों का शोषण करते हैं। अर्थात केंद्र जो है अर्धपरिधि का शोषण करेगा, केंद्र जो है अर्धपरिधि का शोषण करेगा और परिधि का शोषण भी करेगा, लेकिन जो अर्धपरिधि के राज्य है वो परिधि के राज्यों का भी शोषण
करते हैं। तो इन सबका वो आपस में कहते हैं कि इन सबका आपस में संबंध जो है शोषणकारी है। इन सबका आपस में जो संबंध है वो शोषणकारी है। कहने का क्या अभिप्राय है, वो कहते हैं कि विकसित देश जो है, जो केंद्र के देश है, जो केंद्र में बैठे हुए, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम है, इन देशों ने जो है विकासशील देशों तथा कम विकसित देशों का शोषण किया है। जो विकसित देश है, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, वो जो है कम विकसित देशों और विकासशील देशों का शोषण करते हैं। और उसके साथ ही जो सेमी पेरीफेरी में, अर्ध परिधि में जो विकासशील देश बैठे हैं, वो भी जो है परिधि के देशों का शोषण करते हैं व्यापार के आधार में। उनका यह मानना है इमैनुअल वॉलस्टीन का। अब वो क्या कहते हैं कि इनका जो आपस में ये संबंध है, ये संबंध शोषणकारी है। अर्थात जो इनके बीच व्यापार की शर्तें हैं वो इस प्रकार निर्धारित की गई है जिससे अर्ध परिधि और परिधि के देशों को नुकसान होता है, और जो केंद्र के बड़े बड़े देश है, विकसित देश है, इनको फायदा होता है। और वो कहते हैं कि जो विश्व में व्यापार की शर्तें बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, वो चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, विश्व व्यापार संगठन हो, चाहे वो आईएमएफ हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे वो जो है वर्ल्ड बैंक हो, इनमें जो है इन बड़े बड़े विकसित राज्यों की जो है से है, इनके प्रतिनिधि इनमें ज़्यादा होते हैं इन संस्थाओं में। इसलिए इनके प्रतिनिधि ऐसे कानून बनाते हैं जिससे फ़ायदा केंद्र के राज्यों को होता है, बल्कि परिधि को नहीं। तो वॉलस्टीन कहते हैं कि जो केंद्र के राज्य हैं, अर्थात जो राज्य जो है कहाँ पर है, जो राज्य यहाँ पर केंद्र में है, इन राज्यों की विशेषताएं बताते हैं वॉलस्टीन की। केंद्र के राज्यों की विशेषताएं क्या क्या है, तो जो विश्व अर्थव्यवस्था के केंद्र में जो राज्य हैं, उनकी पहली विशेषता ये होती है कि ये राज्य जो है कल्याणकारी राज्यों का अस्तित्व होता है। यहाँ पर वेलफेयर स्टेट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कल्याणकारी राज्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों के लिए उनकी न्यूनतम जीवन यापन की वस्तुएं प्रदान करते हैं, अर्थात उनको जो है रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करते हैं। तो वर्तमान समय में सारे के सारे देश कल्याणकारी राज्य अपने आप को उद्घोषित करते हैं। दूसरी विशेषता क्या बताते हैं वो केंद्र के राज्यों की? वो कहते हैं कि ये केंद्र के राज्य जो है बने हुए पदार्थों का निर्यात करते हैं, अर्थात इन देशों के पास जो मटेरियल बना होता है, जो गुड्स एवं सर्विसेज इनके पास निर्मित होती है, जो वस्तु इनके पास बनी होती है, उनको ये दूसरे देश में निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे इनको बेनिफिट होता है। तीसरा विशेषता है कच्चे माल का आयात करते हैं। ये कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है वस्तुओं को बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, ये वो इन जो है विकसित, कम विकसित और जो है विकासशील देशों से निर्यात करते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देता हूँ, जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था तो भारत से जो है अंग्रेज़ कच्चा माल लेकर इंग्लैंड चले जाते थे और कच्चे माल को वस्तुओं के रूप में लाकर भारत की मंडियों में बहुत अधिक दाम पर बेचते थे। तो जो विशेषता बताते हैं वॉलस्टीन केंद्र के राज्यों की, वो है कि ये कच्चे माल का आयात करते हैं, अर्थात ये कम विकसित देशों और विकासशील देशों से कच्चा माल मंगवाते हैं और फिर वस्तुएं बना के इन्हीं देशों के बाज़ारों में बेच देते हैं। अब बात करते हैं जो अर्धपरिधि के राज्य हैं, ये अर्धपरिधि के राज्य, अर्धपरिधि के राज्यों की विशेषता क्या क्या है? तो अर्धपरिधि के राज्यों की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है कि यहाँ पर अधिनायकवादी सरकार पाई जाती है, अर्थात जो विश्व अर्थव्यवस्था में जो अर्ध परिधि में जो देश है उनके वहाँ, इनके यहाँ जो है अधिनायकवादी सरकार पाई जाती है। अधिनायकवादी सरकार क्या होती है? अधिनायकवादी सरकार में जो शासन की सत्ता है वो या तो एक व्यक्ति के हाथ में होती है या व्यक्तियों के समूहों के हाथ में होती है। जैसे वर्तमान समय में अधिनायकवादी व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण जो है चीन है। चीन के अलावा जो है नॉर्थ कोरिया सबसे अच्छा उदाहरण है, किम जोंग यूंग जो है। इसके अलावा जो है ये दो देश जो है अधिनायकवादी अथॉरिटेरियन व्यवस्था पर आधारित है। तो वो कहते हैं कि पहली विशेषता अर्धपरिधि के राज्यों की अधिनायकवादी सरकार का होना है। दूसरी विशेषता वो कहते हैं कि कल्याणकारी सुविधाएं जो है इन राज्यों में दी जाती है, लेकिन नागरिकों को ये सुविधाएं बहुत कम दी जाती है। अल्प रूप में कल्याणकारी वेलफेयर काम जो है नागरिकों के लिए किए जाते हैं अर्धपरिधि के राज्यों में जो कम विकसित देश है। यहाँ पर अधिनायकवादी सरकारें हैं। चाहे आप चीन को देखो, चीन जो है वर्तमान समय में विश्व की जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उभर कर सामने आ रहा है। इसके अलावा आप नॉर्थ कोरिया को देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया ने भी बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है। तीसरी वो विशेषता बताते हैं कि ये वस्तुओं का
बनी हुई वस्तुओं का आयात व निर्यात दोनों करते हैं। ये वस्तुओं का आयात भी करते हैं और अपने देश में जो इनके वस्तुएं बनी हुई होती है उनका निर्यात भी करते हैं। तो ये है अर्धपरिधि के देशों की जो विशेषताएं हैं वॉलस्टीन के अनुसार, जो देश जो है सेमी पेरिफेरी में रहते हैं। अब करते हैं परिधि के देशों की बात। जो परिधि के राज्य हैं, जो विश्व अर्थव्यवस्था में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें जो परिधि में जो सबसे बाहर परिधि कहाँ पर आएगी, ये परिधि के राज्य, ये जो बाहर है ये परिधि के राज्य हैं। ये परिधि के राज्य जो है विकासशील राज्य है। इनके यहाँ गरीबी होती है, भूखमरी होती है, इसके अलावा जो है माल न्यूट्रिशन होता है, गरीबी बहुत ज़्यादा होती है विकासशील देशों में, और लोगों को जीवन यापन की सुविधाएं भी कम मिलती हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या कहते हैं इमैनुअल वॉलस्टीन? परिधि के राज्यों की विशेषता वो कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, अर्थात यहाँ पर गैर लोकतांत्रिक सरकार का अस्तित्व पाया जाता है। और दूसरी बात जो इमैनुअल वॉलस्टीन करते हैं, जो परिधि के देशों की विशेषता वो कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य का अभाव पाया जाता है। परिधि के देशों में कल्याणकारी राज्य का अभाव पाया जाता है, अर्थात कल्याणकारी राज्य अगर हो भी तो वह नाम मात्र का राज्य होता है इमैनुअल वॉलस्टीन के अनुसार। और तीसरी विशेषता इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि जो कच्चे पदार्थों का ये देश निर्यात करते हैं और बनी हुई वस्तुओं का आयात करते हैं, अर्थात जो परिधि के देश है, जो विश्व व्यवस्था में सबसे बाहर है, वो जो है कच्चे माल का जो है इन विकसित राज्यों को, केंद्र के राज्यों को कच्चे माल का निर्यात करते हैं और बनी हुई वस्तुओं का अपने देश में आयात करते हैं। तो अब वॉलस्टीन क्या कहते हैं? वॉलस्टीन ने पश्चिम देशों के आर्थिक विकास की व्याख्या की है। तो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण में वॉलस्टीन ने क्या किया? विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण में वॉलस्टीन ने पश्चिम देशों के आर्थिक विकास की व्याख्या की, और ये जो आर्थिक विकास है, ये जो आर्थिक संबंध है इन देशों के, ये इन संबंधों का उन्होंने वर्णन किया कि इन देशों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसका जो चरित्र है, इनके बीच जो पाया जाने वाला संबंध है उसका चरित्र जो है आपस में शोषणकारी है। और उन्होंने इस चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया? वॉलस्टीन ने कहा कि विश्व में दो प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। उसने कहा कि वर्तमान विश्व में दो प्रकार की जो है सोशल सिस्टम विद्यमान हैं। वो कैसे हैं? पहला उन्होंने कहा साम्राज्यवाद या साम्राज्यवादी व्यवस्था, और साम्राज्य में उन्होंने कहा कि साम्राज्य में जो कार्यात्मक आर्थिक विभाजन को साम्राज्यवादी राज्य के प्रभुत्व के अधीन रखा जाता है, अर्थात साम्राज्यवादी व्यवस्था में जो जो कार्यात्मक आर्थिक विभाजन होता है, कार्यों आर्थिक का जो गतिविधियां हैं, आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनका विभाजन जो प्रभुत्व है उस पर जो है साम्राज्यवादी राज्य अपने अधीन रखता है। अर्थात इसका कहने का क्या अर्थ है? साम्राज्य में अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु जो है शक्तिशाली राज्य होता है, अर्थात जो अर्थव्यवस्था है उसके द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। और दूसरा है विश्व आर्थिक व्यवस्था। वो कहते हैं कि विश्व आर्थिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रभु होता है, अर्थात पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है, अर्थात अनेक जो शक्तिशाली राज्य होते हैं जिसमें कोई भी राज्य जो है अकेले ही विश्व व्यवस्था को नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। तो विश्व व्यवस्था में अनेक सोवरेन स्टेट होते हैं जो विश्व व्यवस्था को जो है इतने शक्तिशाली होते हैं ये देश, जो विश्व व्यवस्था को अपने कंट्रोल में करने में सक्षम होते हैं। वो कहते हैं कि जब साम्राज्यों का अंत हुआ, अर्थात जब साम्राज्यवादी ताकतें जो है विश्व से ख़त्म हो गई, अगर आप उपनिवेशवाद और बी उपनिवेशवाद का जो प्रक्रिया है वो 1950 से शुरू होती है, अर्थात 1950 के बाद विश्व के बहुत सारे देश आज़ाद हुए। कहाँ से आज़ाद हुए? साम्राज्यवादी ताकतों से, उपनिवेशवादी ताकतों से। जिस प्रकार बहुत सारे विश्व के विभिन्न देश, चाहे वो अफ्रीका के हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका के हो, चाहे वो एशिया के हो, साउथ ईस्ट एशिया के हो, बहुत सारे देश जो है डच, फ्रांस और जो है यूनाइटेड किंगडम के अधीन सारे के सारे देश गुलाम थे। तो जैसे ही साम्राज्यों का अंत हुआ, जैसे ही इन भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, तो एशिया में जितने भी देश हैं वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही वो जो है स्वतंत्र होते हैं। तो जैसे ही इन साम्राज्यों का अंत हुआ तो जो नए राष्ट्र है
उन राष्ट्रों की जो है केंद्र के राज्यों पर निर्भरता बढ़ गई। अर्थात इमैनुअल वॉलेस्टिन कहते हैं कि जैसे ये साम्राज्यवादी ताकतों से ये लोग छूट गए, अर्थात आर्थिक आधार पर इनका संबंध जो है अपने जो कॉलोनियल मास्टर थे, जिनके अधीन ये राष्ट्र रह चुके थे, जिस प्रकार भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, तो आर्थिक तौर पर तो भारत जो है अंग्रेज़ों से या ब्रिटिशर्स से, यूनाइटेड किंगडम के जो है ब्रिटिश से आज़ाद हो गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहीं ना राजनीतिक तौर पर जो है ये देश राजनीतिक तौर पर तो ये स्वतंत्र हो गया, जिस प्रकार जो है अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्रता दे दी कि आप स्वतंत्र है, लेकिन आर्थिक तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं आज ये देश जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन केंद्र के देशों पर आज भी निर्भर है। किस चीज़ के लिए? चाहे वो तकनीक हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी में चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, कोई भी जो न्यू टेक्निकल नो हाउ है, इन देशों को उनको जानने के लिए इन देशों की शरण में जाना ही पड़ता है। तो कहते हैं कि विश्व व्यवस्था में राज्य जो है जिसमें आपस में जुड़े हुए हैं, इस विश्व व्यवस्था में राज्य आपस में व्यापार के आधार पर जुड़े हुए हैं और जो है ये लोग जो है आपस में बंधे हुए हैं व्यापार के आधार पर। तो दूसरा जो कारण वो बताते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था का संबंध आपस में शोषणकारी कैसे है। पहला उन्होंने कहा कि ये विश्व के राज्य आपस में जो है आर्थिक तौर पर इनकी जो है निर्भरता है, राजनीतिक तौर पर ये देश स्वतंत्र है, लेकिन आर्थिक तौर पर ये जो कम विकसित देश है, ये विकासशील देश है, इनकी आज भी आर्थिक तौर पर इन बड़े बड़े देशों पर निर्भरता है। तो दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि साम्राज्यों का अंत होने से केंद्र का अर्धपरिधि तथा परिधियों के राज्यों से राजनीतिक प्रभुत्व तो कम हुआ, परंतु आर्थिक रूप से अर्धपरिधि तथा परिधि के देश केंद्र के देशों पर निर्भर है। कहते हैं कि जब साम्राज्यवादी ताकतों का अंत हुआ, उपनिवेशवाद का अंत हुआ, उसके बाद जो अर्धपरिधि के देश है, अर्धपरिधि के सेमी पेरिफेरी के जो देश है, जो कम विकसित देश है, और जो पेरिफेरी के देश है, जो विकासशील देश है, अभी जो है विकसित होने जा रहे हैं, तो इन देशों का जो है साम्राज्यवादी ताकतों से तो ये स्वतंत्र हो गए, लेकिन आर्थिक तौर पर ये अभी भी केंद्र के जो देश है, विकसित देश है, उन विकसित देशों पर ये अपनी आर्थिक जो है गतिविधियों के लिए आज भी निर्भर है। इसके अलावा इमैनुअल वॉलेस्टिन और क्या कहते हैं? इमैनुअल वॉलेस्टिन कहते हैं कि अर्धपरिधि तथा परिधि के देश केंद्र के देशों पर निर्भरता का जीवन व्यतीत करते हैं या निर्भरता का जीवन व्यतीत करते हैं। इमैनुअल वॉलेस्टिन के अनुसार जो अर्धपरिधि के देश है, जो कम विकसित देश है, अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, या जो विकासशील देश है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया, और अर्ध विकसित में जैसे नीदरलैंड है, जापान है, ये देश जो है कहीं ना कहीं आज भी अर्धपरिधि और परिधि के देश केंद्र के देशों पर, जो विकसित देश है, इन देशों पर आर्थिक तौर पर आज भी निर्भर है। और वो कहते हैं कि जो वर्तमान आर्थिक व्यवस्था है, अर्थात जो वर्तमान समय की, प्रेजेंट समय का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इस सिस्टम में विकसित देश क्या करते हैं? विकसित देशों को जो है कम विकसित तथा विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण बनाए रखा है। अर्थात वर्तमान समय में आर्थिक व्यवस्था में विकसित देशों ने क्या किया है? विकसित देशों ने कम विकसित देशों तथा विकासशील देशों की जो आर्थिक नीतियां हैं उन पर नियंत्रण बनाए रखा है। कहने का अभिप्राय है कि आज भी जो कम विकसित देश है या परिधि के देश है, विकासशील देश है, इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इन पर आज भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इमैनुअल वॉलेस्टिन के अनुसार इन विकसित जो है राज्यों का, इन केंद्र के राज्यों का आज भी उन पर नियंत्रण है। और वॉलेस्टिन जो है क्या कहते हैं? वॉलेस्टिन के अनुसार विकसित तथा कम विकसित देश विश्व अर्थव्यवस्था में तभी अपना विकास कर सकते हैं। अब वो निष्कर्ष देते हैं कि यदि जो है कम विकसित तथा यदि जो है
विकासशील देशों को अर्थव्यवस्था में अपना विकास करना है तो वो तभी विकास कर सकते हैं, तभी अपना विकास कर सकते हैं जब उन्हें इस शोषणकारी अर्थव्यवस्था से मुक्ति मिलेगी। अर्थात जब वो आर्थिक अर्थव्यवस्था में इस व्यापार की जो प्रतिकूल शर्तें हैं, व्यापार की जो शर्तें जो उनके विरुद्ध है, इन शर्तों से जब इन राज्यों को मुक्ति मिलेगी तो तब वो जो है अपने आप को विकसित कर पाएंगी। अर्थात इन देशों के मध्य जो है व्यापार करने की शर्तें एक समान होनी चाहिए। अर्थात वो कहते हैं कि यदि विश्व अर्थव्यवस्था में जो अर्ध परिधि के देश है और जो परिधि के देश है, अर्थात अर्ध परिधि परिधि में कौन से देश आए, जो कम विकसित देश है, और परिधि में पेरिफेरी में वो उन देशों को मानते हैं जो अभी जो है विकासशील है, जो है विकास के पथ पर अग्रसर है। यदि इन देशों को भी विकसित देशों की श्रेणी में आना है या कम विकसित देश की श्रेणी में आना है या विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो इन लोगों का जो आपस में जो शोषणकारी संबंध है, इकोनॉमिक जो रिलेशन, एक्सप्लॉयटेशन वाला रिलेशन है, इस संबंध को इनको तोड़ना होगा। इन लोगों को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना होगा। इनको जो है पश्चिम के जो है टेक्निकल नो हाउ पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। इनको उत्पादन के अपने साधन देखने होंगे। इनको जो है अपनी अर्थव्यवस्था को अपने तौर पर चलाना चाहिए, जिससे ये जो है अपना विकास कर सकते हैं। तो इमैनुअल वॉलेस्टीन ने विश्व व्यवस्था को समझने का समाजशास्त्रीय जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो विश्व व्यवस्था है वह विश्व अर्थव्यवस्था है। और इस विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है, इस विश्व अर्थव्यवस्था में जो देशों का आपस में आर्थिक आधार पर संबंध है, व्यापार के आधार पर जो उनका आपस में संबंध है, वह संबंध शोषणकारी है। इस शोषणकारी संबंध में जो केंद्र के देश है वो अर्ध परिधि और परिधि के देशों का शोषण करते हैं। यदि इन देशों को, परिधि और अर्ध परिधि के देशों को इस शोषण से मुक्ति पानी है तो उनको जो है अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अपने तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करना पड़ेगा। थैंक यू। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।